गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं फ्रेंड जीव विज्ञान के पार्ट को, यानी बायोलॉजी को। और ये बीपीएससी TRE 3.0 के लिए क्लास है, ठीक है। और बीपीएससी एस्टेट के लिए भी, बीपीएससी एस्टेट याद रखेंगे। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो हमने भौतिक विज्ञान को कल देखा था और रसायन विज्ञान को। आज हम जीव विज्ञान को देखेंगे और ये जीके जीएस से संबंधित प्रश्न है फ्रेंड। यूथ कंपटीशन की बुक से, घटना चक्र की बुक से, समसामयिकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो सभी का स्वागत है एक बार फिर से। जय माता दी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखी? लिनियस, लैमार्क, मेंडल या फिर डार्विन? तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर, डार्विन ने लिखी। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डार्विन के द्वारा। और इनका पूरा नाम क्या है? चार्ल्स डार्विन। ये इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, मतलब जीव विज्ञान के विद्वान थे या वैज्ञानिक थे, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। और इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णवाद कहते हैं। याद रखना है, इन्होंने इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है, प्राकृतिक वर्णवाद जिसे कहते हैं। अगला देखेंगे। मानव तंत्र में इंसुलिन का चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कार्बोहाइड्रेट। 2017 का क्वेश्चन है। इंसुलिन अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है। इंसुलिन कहाँ से अंतःस्रावी होता है? तो ये फ्रेंड अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। यह एक प्रकार का हार्मोन है, एक प्रकार का प्रोटीन भी है, जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में भूमिका निभाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेंसिलिन है, एस्पिरिन है, पैरासीटामोल या फिर सल्फाडायाजीन? यहाँ पे मौज लिखा है, यहाँ पे ला होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ऑप्शन ई होगा, क्योंकि एंटीबायोटिक इसमें एक से अधिक होगा, ठीक है। उपर्युक्त विकल्पों में पेंसिलिन, सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो दो आपने देखा, पेंसिलिन और सल्फाडायाजीन। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अर्थात ऑप्शन ई इस राइट आंसर है, आपका अभीष्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? गेहूं, जौ, चावल या फिर मक्का? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड, चावल। चावल में ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कीट संवर्धन है कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या फिर कीट को मारने का विज्ञान? तो फ्रेंड कीटों के वृद्धि करने का विज्ञान। संवर्धन लिखा है ना, संवर्धन का मतलब, वर्धन का मतलब बढ़ाना, तो कीटों की वृद्धि का विज्ञान है ये। नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इसको भी देखिए आप। तो कीट क्या, किसको कहते हैं आप? कीट, तो कीट संवर्धन, कीटों जैसे केचुआ को ही किसान का क्या कहा जाता है? मित्र कहा जाता है। तो केचुआ की वृद्धि करने का विज्ञान है। केचुआ कृषकों का क्या है? मित्र है। भूमि की आंत कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भूमि की आंत किसको कहते हैं? केचुआ को, ठीक है। केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट, पोषक पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है, ठीक है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम है, जैव विकास है या फिर डीएनए संरचना है, आनुवंशिकता और विचरण है? तो जेनेटिक्स फ्रेंड ये आनुवंशिकता और विचरण है। मतलब आनुवंशिकता का मतलब कहते नहीं, अरे ये चीज़ें तो इनको जेनेटिक्स से मिली हुई हैं, ठीक है, गिफ्टेड हैं। तो कई बार ऐसा आपने सुना होगा कहते हुए। तो जो हमारे जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे पिता के पिता को कुछ मिल गया या कोई रोग हो, मान लो रोग हो, उनसे उनको मिल गया, फिर आपके पिता से आपको मिल गया, तो जेनेटिक
या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, ठीक है। इसे ही कहते हैं आनुवांशिकता और विचरण। आनुवांशिकता के जनक कौन कहे जाते हैं फ्रेंड, आप ज़रूर बताएंगे। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में, जीनों में आनुवांशिकता विचरण का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? एक्स किरणें, सूक्ष्म तरंगे, पराध्वनि तरंगे या फिर परावैगनी किरणें। आज क्लास छोटी होगी फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं जाना है। तो 30 मिनट की होगी, ज़्यादा बड़ी नहीं ना ज़्यादा छोटी। तो गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, पराध्वनि तरंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? सच्चा फल, सोचिए, कच्चा नहीं सच्चा कहा गया है। सेब, अंगूर, खजूर या आलू बुखारा। आलू बुखारा हम आज तक नहीं जान पाए, आलू बुखारा किसको कहते हैं, और आज हम पक्का सर्च करेंगे गूगल में जाके, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है, सच्चा फल नहीं है। बाकी खजूर, अंगूर, आलू बुखारा ये कैसा फल है? तो ये फ्रेंड सच्चा फल है, ठीक है। तो आलू बुखारा, एक सेकेंड, क्या हो गया? तो जब फल के निर्माण में या अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल, फ्रूट कहते हैं, ठीक है। उदाहरण है सेब, काजू, नाशपाती, ठीक है, या फिर नट तो काजू को कहते हैं, ठीक है, नाशपाती मतलब पियर, ठीक है। तो अंडाशय का मतलब क्या होता है? कुछ, जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग शामिल हो तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? तो ये भैया बायोलॉजी पढ़ने वाले ही जानेंगे इसको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, हो सकता अभी मिले आपको आगे देखने को। देखिए, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? शुष्क पत्तियाँ, शुष्क तने, तो शुष्क बीज या फिर शुष्क पुष्पकली। अब इतना डीपली मुझे नहीं आता भाई, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो लौंग पौधे निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, शुष्क पुष्पकली। लौंग यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। नेक्स्ट, लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फल, तना, जड़, फूल की कली। तो लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फूल की कली। इंग्लिश में क्या कहते हैं लौंग को? क्लोव्स, ठीक है, क्लोव्स या बंद कलियां या फिर पुष्पकलिका, जिनका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो भोजन बनाने में भी करते हैं, भोज्य पदार्थों में, दांतों के दर्द निवारक में भी इस्तेमाल किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो साइजीजियम एरोमेटिकम, ठीक है, साइजीजियम एरोमेटिकम, जो कि कुल मिर्टेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया से माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। यह एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार ओवल आकार में होती हैं, ठीक है, जैसे अंडा होता है। अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि यह एक खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी है। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। तो नोड का मतलब क्या होता है? तो नोड एवं इंटरनोड की उपस्थिति तने का विशेष लक्षण है। चूँकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, अतः यह कहा जाता है कि अदरक तना है, जड़ नहीं है। ये नोड क्या होता है? नेक्स्ट देखिए, पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष या फिर एक बीज। तो पादप एक भ्रूणीय टहनी है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम या ईईजी
निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? ठीक है, EEC, जी नहीं है ये, सी है। ठीक है, EEC। तो हृदय दिल या फिर जी है, जी ही है तो EG ही होता है भाई, तो EEG है, सी नहीं है। तो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम किसके लिए होता है इसका उपयोग? हृदय दिल, हृदय दिल तो आप समझते होंगे, या यकृत, लीवर, अग्नाशय या पैंक्रियाज या फिर मस्तिष्क। तो EEG का टेस्ट फ्रेंड दिमाग के लिए होता है, यानी मस्तिष्क के लिए होता है, जबकि ECG एक होता है, ECG, ये जो है किसके लिए होता है? ये हार्ट के लिए होता है। 2018 का क्वेश्चन है BPSC का। ठीक है, और ये EEG होता क्या है? तो मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र होता है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, UV, एक्सरे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, इंफ्रारेड। नेक्स्ट, जीओ में अत्यधिक विविधता का कारण है? अनुकूलन है, सहभागिता है, उत्परिवर्तन है, बहुगुण सूत्रता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उत्परिवर्तन है, क्योंकि जीव में अधिकतम विविधता का कारण क्या है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए आप, वैज्ञानिकों का वह समूह जिन्होंने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उन्हें नव डार्विनवादी कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिनसे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन अस्पष्टता वंशागत होते हैं। वंशागत का मैंने आपको बताया, वही जेनेटिक्स। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला। तो तथा पीढ़ियों में वर्ण करने द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल का, में नहीं, तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत। ठीक है, तो कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन या फिर उपर्युक्त सभी। तो मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और इनका पूरा नाम क्या है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। मैं जिस टाइम पढ़ी थी उस टाइम की बता रही हूँ भाई, अभी नया कुछ संशोधन हुआ हो तो नहीं बता सकते। और इन्होंने मटर के पौधे पर, मुझे जहाँ तक लगता है, प्रयोग किया था। अगर किया होगा मैं राइट होंगी तो अभी मिलेगा एक भी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे देखेंगे। DNA की खोज किसने की थी? तो जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन या फिर हरगोविंद खुराना, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। तो फ्रेंड, यह एक गलत धारणा है, यह एक गलत धारणा है, क्योंकि डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक एवं NHF बिलिंगसन फ्रैंकलिन नामक दो वैज्ञानिकों ने DNA की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में DNA का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया। वास्तव में DNA की पहचान सर्वप्रथम 1969 में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिश्चर ने की थी। फ्रेडरिक ने इसे न्यूक्लिन कहा था। ठीक है, तो दो लोगों ने की थी फ्रेंड, एक तो जेम्स वाटसन ने, ये, और फ्रांसिस क्रिक ने। तो ये दोनों लोगों तो ने की थी, और एक लोगों ने की थी MH ब्लिंकन, फ्रैंकलिन MH ब्लिंकन। ठीक है, एक तो वाटसन, दूसरा MH ब्लिंकन, तीसरा फ्रैंकलिन। ठीक है, इसमें दो का नाम दिया गया ना, तो एक से अधिक सही है। तो जेम्स वाटसन, तो ऑप्शन ए होना था ना इसका आंसर, तो ऑप्शन ए होना था, ई नहीं होगा इसका, ऑप्शन ए, क्योंकि दोनों लोगों का तो नाम एक साथ दिया गया है, फिर ऑप्शन ई क्यों राइट है? ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा फ्रेंड। आगे देखेंगे। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? एंजाइम, हार्मोन, RNA या फिर DNA। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में DNA उत्तरदायी है। नेक्स्ट, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा कैसे जमा होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, ग्लाइकोजन। अगला देखेंगे।
मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20% से 30% पानी, 10% से 20% पानी या फिर 30% से 40% पानी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लगभग 30%, लगभग 70% पानी। कहीं आपको कहीं कहीं 70 से 75 मिल जाएगा देखने को, तो लेकिन एग्जैक्ट 70%, ठीक है। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ब्लड क्लॉटिंग, आपने मतलब जो रक्त गाढ़ा कर देते हैं ना, ब्लड क्लॉटिंग, थक्का बन जाता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपका कट गया हो, कहीं चोट लग गई हो, तो फिर ये किस विटामिन के द्वारा होगा कि आपका ब्लड जो है रुकना बंद होगा, थक्का बन जाता है, पपड़ी बन जाती है, आपको पता होगा। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या फिर विटामिन के। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, विटामिन के। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन डी B12 या फिर विटामिन B6। तो विटामिन D को अर्गो है, क्या है ये? अगोकैल्सिफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। जबकि विटामिन D3 को क्या कहते हैं? कोलीकैल्सिफेरॉल। और विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन का आहार अनुपूरक रूप में मनुष्यों को प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडों की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में सूखा रोग या रिकेट्स हो जाता है। विटामिन D2 की कमी से क्या होता है? सूखा रोग, याद रखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो सभी विटामिन की अपनी अलग अलग जगह होती है फ्रेंड, जहाँ पे वो बॉडी में पाया जाता है। तो यकृत में या त्वचा में, फुफ्फुस में या फिर वृक्क में। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, यकृत में, यानी यकृत को क्या कहते हैं? लिवर, ठीक। तो मानव शरीर में यकृत में विटामिन ए की काफ़ी मात्रा संचित रहती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, जिसकी कमी से शरीर में रतौंधी हो जाती है। इस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं, जिसका प्रमुख स्रोत दूध, मक्खन, अंडा, मछली का तेल, गाजर इत्यादि है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल, जीरोपैथेलमिया या फिर टोकोफेरॉल बेरीबेरी, साइनोकोबालैमिन रक्ताल्पता, अर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। बताना है कौन सा नॉट करेक्ट है। तो ऑप्शन बी, क्योंकि बेरी रोग किस विटामिन से होता है? बी से ही होता है ना, विटामिन बी। तो देखिए, रेटिनॉल अर्थात विटामिन ए की कमी से जीरोपैथेलेमिया रोग होता है। और क्या होता है? विटामिन ए की कमी से जीरोपैथेलेमिया तो होता है, और क्या होता है? एक रतौंधी रोग भी होता है। साइनोकोबालैमिन विटामिन B12 की कमी से रक्त अल्पता होता है। रक्त अल्पता का मतलब खून की कमी हो जाती है। तथा विटामिन डी की कमी से कोलीकैल्सिफेरॉल, और D3 की कमी से क्या होता है? अर्गोकैल्सिफेरॉल, और D2 की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 की कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग हो जाता है। थायमीन की कमी से होता है बेरी रोग, ना कि टोकोफेरॉल विटामिन ई की कमी से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेल नहीं है? तो विटामिन B1 ऑरेंज या संतरा, विटामिन डी कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के एल्फाल्फा, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ई, देखते हैं क्यों।
क्योंकि सूर्य का प्रकाश, कार्ड, यकृत तेल विटामिन डी से संबंध स्रोत है। एक तो आपको विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। दूसरा मछली के जो तेल होता है फ्रेंड, ठीक है, कई बार कार्ड यकृत तेल जिसे कहते हैं, और गेहूं के अंकुर से, अंकुर तेल, ठीक है। अंकुर तेल क्या होता है आप ऐसे सामान्य समझिए, गेहूं के तेल। बीट जर्म ऑयल, और विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। तो जबकि एल्फोल्फा विटामिन के प्रचुर मात्रा में है। यद्यपि संतरा किस में पाया जाता है? संतरा में क्या पाया जाता है? विटामिन सी का प्रमुख स्रोत है, तथा विटामिन B1 भी बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है, अतः विकल्प ई अभीष्ट उत्तर है। इसमें पूछा क्या गया है? तो देखिए यहाँ पे ये है ना, बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ए जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि विटामिन B1 जो है कम, बहुत एकदम नाम मात्र पाया जाता है, जबकि संतरा में विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये था, और दूसरा क्या है? सूर्य के प्रकाश, यकृत, कार्ड, ये भी सही, जबकि एल्फाल्फा से विटामिन के प्रचुर मात्रा में मिलता है। अच्छा, इसीलिए ऑप्शन ई राइट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है विटामिन B1, B2, B6 या B12? तो B12, ठीक है। कोबाल्ट क्या है? एक खनिज लवण है जो कि विटामिन बी का महत्वपूर्ण घटक है। विटामिन B12 वृद्धि के लिए आवश्यक है, तथा इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र कार्य की भी गड़बड़ हो जाती है। विटामिन B12 के महत्वपूर्ण स्रोत हैं मांस, मछली, यकृत, दूध, पनीर इत्यादि। आंत के जीवाणु को जीवाणु को क्या कहते हैं? बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करते हैं। किसका करते हैं? विटामिन B12 का। नेक्स्ट देखिए, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, मतलब एक इंसान में या ह्यूमन बॉडी में कितना रक्त होता है ये बताना है। तो 5 से 6, 3 से 4, 8 से 10 या फिर 10 से 12। तो फ्रेंड 5 से 6 लीटर, यही 5 से 6 लीटर में हमारी बॉडी बनी होती है। अगर इतना आपके अंदर ब्लड है तो आप स्वस्थ माने जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। तो RH कारक, सफ़ेद कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश, उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए इज़ राइट आंसर, RH में भी संगत होना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से रक्तदाब का मात्रक यंत्र कौन सा है? स्फेरोमीटर, एनीमोमीटर या फिर स्फिग्नोमैनोमीटर, एमीटर? तो फ्रेंड स्फिग्नोमैनोमीटर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है आपका, कितना होना चाहिए? तो 120/80 होता है, ठीक है, या 80/120। 80 तो होना चाहिए 120 में, ठीक है। जबकि धमनियों में रक्तचाप दाब की दो अवस्थाएं होती हैं, पहले प्राकुचन दाब और तथा दूसरे को प्रसारण दाब कहते हैं। सामान्य तौर पर प्राकुचन दाब 120 मिली Hg तथा प्रसारण दाब 80 मिली Hg होता है। ये इम्पोर्टेंट है। रक्तचाप को डॉक्टर स्फेग्नोमीटर यंत्र द्वारा मापता है। तो आपका ब्लड प्रेशर वही किस के द्वारा नापा जाता है? तो फ्रेंड स्फिग्नोमैनोमीटर द्वारा। अगर आपसे पूछे जो संकुचन दाब होता है कितना, तो 120 मिली, और जबकि प्रसारण वाला कितना होता है, तो 80 मिली, ठीक है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है 1000 सीसी, 1200 सीसी, 200 सीसी या फिर 500 सीसी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1200 सीसी। तो वृक्क मानव शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। इसका मुख्य कार्य है रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है।
वृक्क प्रतिदिन लगभग 15 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वृक्क से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। आगे देखेंगे, इंसुलिन है, वसा है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। तो फ्रेंड यह एक प्रकार का प्रोटीन है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है? RNA, इनवर्टेज, इंसुलिन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो फ्रेंड ऑप्शन सी इज राइट आंसर, इंसुलिन। नेक्स्ट, महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन, एंड्रोजन। या फिर इंसुलिन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो फ्रेंड एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है? ये महिला हार्मोन है, ठीक है, जिसका उत्पादन स्त्रियों में अंडाशय की ग्राफियन पुटिकाओं की थीका इंटरना की कोशिकाओं द्वारा यौना आरंभ से लेकर रजोन निर्वृत्ति की आयु से लगभग 45 से 52 वर्ष तक होता है। प्रमुख एस्ट्रोजन ईस्ट्रेडियाल होता है, जिसे नारी विकास हार्मोन कहते हैं, क्योंकि यह मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों, स्तनों, दुग्ध ग्रंथियों, गर्भाशय, योनि इत्यादि का समुचित विकास में सहायक होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? तो एड्रेनालिन, ठीक है, एड्रेनालिन, थायरॉक्सिन, प्रोजेस्टेरॉन या फिर ऑक्सीटोसिन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑक्सीटोसिन। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो टेस्टोस्टेरॉन, एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, इंसुलिन। तो निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है फ्रेंड? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, थायरॉक्सिन में। तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिला होता है। थायरॉक्सिन का स्राव थायराइड ग्रंथि में होता है। थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन थायरोट्रोपिन, जिसका स्रावण अग्र पिट्यूटरी और थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं, ठीक है, पिट्यूटरी और थायरोट्रॉफ कोशिकाएं करती हैं। शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेघा नामक रोग होता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, पीयूष ग्रंथि स्थित है या पिट्यूटरी आंत में, लीवर में, किडनी में, मस्तिष्क में? तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर फ्रेंड, मस्तिष्क में होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस के नीचे स्थित एक छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में या परऑक्सीसोम में? तो प्रकाश संश्लेषण होता है फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला देखिए, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड, O2 ऑक्सीजन या ऊर्जा या शर्करा? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर फ्रेंड, ऑक्सीजन। सौर ऊर्जा में एटीपी में बदलती है तो माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या परऑक्सीसोम में? तो फ्रेंड क्लोरोप्लास्ट में। और एटीपी का अगर आपसे फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, कोशिका का शक्ति स्रोत होता है कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम या न्यूक्लियस? तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर है फ्रेंड, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, भ्रूण किस में मिलता है? फूल में, पर्ण में, बीज में, कली में? तो फ्रेंड भ्रूण जो है बीज में मिलता है, ठीक है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो कीवीनीन या सल्फागुआनिडीन या
क्लोरफेनिकाल या एस्पिरिन, ये उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो ऑप्शन ई इज राइट आंसर, क्योंकि प्रतिजैविक जो औषधि है एक तो क्लोरफेनिकाल है और दूसरी क्या है, दूसरी सल्फागुआर्डिन है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ई इज राइट आंसर है। तो आपका सी और बी दोनों सही है। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रामक रोगों का, वायुजन्य रोगों का, जलजन्य रोगों का या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपने सुना होगा फ्रेंड बहुत बार कि इनको टाइफाइड हो गया या आपको हो गया या किसी को हो गया। तो टाइफाइड किसके द्वारा होता है, ये जलजन्य रोग है और मोस्टली जब टाइफाइड होता है ना तो डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है। आगे देखेंगे, और हाँ इसको देखिए, इसको रोका कैसे जाता है। तो टाइफाइड रोग का कारण जो है सनमोनेला टाइफी, कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। पानी के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जाता है। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो हृदय, फेफड़ा, वृक्क या फिर यकृत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन सामान्यतः यकृत अंग प्रभावित होता है इससे। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, यकृत, अस्थिमज्जा, तिल्ली या फिर अग्नाशय। तो मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है फ्रेंड। तो ऑप्शन ई राइट आंसर है, क्योंकि मनुष्य के शरीर में तिल्ली या प्लीहा, थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा आदि लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC जिसे कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं जो गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती हैं तथा सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती हैं। तो देखिए मनुष्य में क्या है, किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। तो आपने क्या देखा, एक तो तिल्ली या प्लीहा, तो तिल्ली प्लीहा, ठीक है, एक तो सी हो गया राइट, दूसरा थाइमस ग्रंथि, तो और दूसरा है फ्रेंड अस्थि मज्जा। तो एक से अधिक ऑप्शन इसमें राइट हैं, तो जिस कारण ऑप्शन ई इज करेक्ट है। ठीक है, आगे देखेंगे, ओकोजीन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से या आंत ज्वर से। तो ओकोजीन संबंधित है फ्रेंड कर्क रोग से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ओकोजीन एक सामान्य जीन है जो कैंसर के लिए उत्तरदायी है। सर्वप्रथम इसकी पहचान ARC के रूप में की गई थी, 1970 में खोजा गया। यह घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था जिसे राजसाकोरमा वायरस का नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 या फिर कोबाल्ट 60। तो इसमें भी ऑप्शन एक से अधिक सही है। ठीक है, तो देखिए, रेडियो फास्फोरस P32, कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया के इलाज में किया जाता है। एक तो रेडियो फास्फोरस, दूसरा कोबाल्ट। तो फास्फोरस तो सी और डी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कर्क रोग या कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है, इसका उपचार भी करता है। तंबाकू, अल्कोहल या फिर आय विकिरण या फिर पराबैंगनी किरणें। तो फ्रेंड आय विकिरण जो होता है ये बचाता भी है और रोग भी फैलाता है। ठीक है, तो रोग उत्पन्न भी करता है। आयनीय विकिरण वह कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, यानी कैंसर को उत्पन्न करता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है, याद रखेंगे आप। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीकरण विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, सहज प्रणाली परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। प्रणाली कार्य है या फिर प्रणाली का विकास है, प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्रणाली की स्वपोषीय क्रिया है। सहज प्रणाली परिवर्धन प्रणाली की स्वपोषीय क्रिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेब्लम या फिर मेड्यूला। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित कौन करता है फ्रेंड, हाइपोथैलेमस। ठीक है,
और आपने पढ़ा भी कि ये पीयूष ग्रंथि के नीचे, इसी के नीचे होता है। ठीक है, तो मानव शरीर में तापक्रम साधारणतः टेम्परेचर, तापक्रम का मतलब टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना, मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस इस प्रक्रिया में नियंत्रित होता है या नियंता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है मेडुला, थैलेमस, हाइपोथैलेमस या फिर सेरेब्रम। तो शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है फ्रेंड हाइपोथैलेमस। अभी आपने देखा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण या ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम के बदलाव से, या जीन के मिश्रण से, या फिर उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड ऑप्शन डी इज राइट आंसर है। तो जीन के मिश्रण या क्रोमोसोम में बदलाव, जीन के मिश्रण में उपर्युक्त तीनों से लैंगिक जनन आनुवांशिक विचरण होता है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड, और चलिए, उम्मीद नहीं थी इतना करा पाएंगे, तो ठीक है, आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास होगी आपकी। तो लगभग मैंने 54 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आप सभी का आभार फ्रेंड, और आप लोग देखिए निरंतर और साथ दीजिए। ठीक है, हम इसको कंप्लीट करा पाएँ उसके लिए आपको एक और अच्छी सी सीरीज़ लेकर आएंगे हम। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम कब है, तो उसी को देखते हुए एक और वन लाइनर है, इसको आप रेगुलर पढ़िए और क्लास को दोहरा सकते हैं तो ज़रूर रिवीजन करिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, सब्सक्राइब प्लीज़।